हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट से सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज है हमारे पास में 3 मई के करंट अफेयर। तो 3 मई करंट अफेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 मई 2024 के इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल से करंट अफेयर है, हम लोग आज के इस सेशन के अंदर जानेंगे। वैसे 3 मई को आपको पता है कौन सा डे सेलिब्रेट किया करते हैं? तो 3 मई को हम लोग डे सेलिब्रेट किया करते हैं, प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया करते हैं। मतलब हमारी मीडिया को बोलने का कितना अधिकार है, ये वाला डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम है वैसे अ प्रेस फॉर द प्लेनेट। बेसिकली जो मीडिया है ना, इसको चौथा स्तंभ कहा करते हैं। और इसके लिए एक ना रिपोर्ट भी जारी की जाती है हर साल। और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स है, ये ग्लोबली रैंक जारी करता है। नॉर्वे वैसे इसमें हर साल टॉप पे रहता है, और हमारा रैंक जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डाउन है। हमारी मीडिया इतनी स्वतंत्र नहीं है, कह सकते हो। 160+ रैंक है इंडिया का, 161 के अराउंड रैंक है अब तक का मतलब। और इस बार वाला रैंक जो है ना, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा न्यू अपडेटेड रैंक क्या रहेगा। और के साथ साथ आप ज़रूर याद रखना कि 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे है, या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया करता है। इसका इंडेक्स तो अभी रिलीज़ नहीं किया गया, लेकिन हाँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब हम करते हैं सेलिब्रेट? 3 मई को। और इस बार का थीम भी याद कर लेना, प्रेस फॉर द प्लेनेट। ठीक है, ये इस बार का थीम है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार IQ एजुकेशन, और मंजिल बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे। अच्छा, ये बैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ICT की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर लो। अच्छा, ICT के टॉपिक वाइज MCQ लगाना चाहते हैं तो रात को 9:30 बजे मैं लाइव क्लास लेता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। आप टॉपिक वाइज MCQ क्लास लगा सकते हो। मतलब क्लास 1 वहाँ देखी, क्लास 1 यहाँ पे उसका MCQ प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, चलिए। हाल ही में किसने चक्रव्यूह द एस्केप रूम नामक एक अग्रणी परियोजना है, इसकी शुरुआत की है? द चक्रव्यूह द एस्केप रूम है, इस नाम का एक प्रोजेक्ट है, वो अभी हाल ही में लॉन्च किया है। किसने? HSNCB ने। अब ये क्या है सर HSNCB? इसका मतलब है हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसको कहते हैं हम लोग। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। इन्होंने चक्रव्यूह द एस्केप नामक एक पहल स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य क्या है? किशोर जितने भी है, जो बच्चे हैं, मतलब उन बच्चों को जितने भी ये मादक पदार्थ है, फॉर एग्जांपल के ये ड्रग्स वगैरह लेते हैं, शराब है, बीड़ी है, इन पदार्थों के लत से दूर रखना ही ये सीधा सीधा काम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। चक्रव्यूह का मतलब ही आप सबको पता है कि भूल भुलैया है। तो एक एंटी ड्रग एस्केप रूम है, यानी कि नस्ली दवाओं से बचाव का अनुभव करना। और एक इंटरेक्टिव टाइप का एक प्रोग्राम है, वो स्टार्ट किया गया है, जिससे बच्चे जो है या जो यूथ है जो नशे की लत में पड़ गए हैं, उनसे छुटकारा मिल सके कहीं ना कहीं। और इसका जो है ना पहला कार्यक्रम है ना, वो स्मार्ट क्लासरूम DAV पब्लिक स्कूल अंबाला के अंदर लॉन्च किया गया। इस परियोजना को राज्य भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी दोहराया जाएगा, क्योंकि जो बच्चे 18 साल तक की उम्र के होते हैं ना, वो अक्सर स्कूल में सीख जाते हैं ऐसी छोटी छोटी गलतियां, और वो गलतियां फिर फाइनली भयानक रूप लेती है। बच्चों को इस चीज़ के लिए मतलब वर्चुअल रियलिटी के बारे में, और के साथ साथ नशा करने से क्या क्या चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ेगी, इसके बारे में ये छोटी छोटी चीज़ें जो एनिमेशन के माध्यम से ना सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, जिससे वो पहले जैसे मान लेते हैं कि आपने सिगरेट के पैकेट पे देखा ना कि अगर तंबाकू खाने से ये होता है, तो ऐसे बच्चों के मन में थोड़ी चीज़ें इम्पैक्ट ज़्यादा करती है। इस करके उनको समझाया सिखाया जाएगा कि अगर आप इस चक्रव्यूह में फंसते हैं तो कितना ज़्यादा आपके लिए ख़राब हो सकता है ये। इसके अलावा बच्चों का मतलब अब क्या है कि कोई नशा कर रहा है मान लो, या किसी चीज़ की किसी को लत हो, लत छूट कैसे सकती है? लत तो छूट सकती है कि उसकी जगह पे कोई दूसरा काम आपको मिल जाए, तभी तो जाके सब्स्टिट्यूट मिलता है। जैसे मान लेते हैं घर में अब चाय नहीं है तो कॉफ़ी है, और कॉफ़ी नहीं है तो फिर चाय है। अब ठंडा पानी नहीं है तो फिर स्किंजी होगी। तो सब्स्टिट्यूट मतलब तो सब्स्टिट्यूट मिले तभी तो बच्चों को दूसरी चीज़ों के लिए उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाएगा। गेम्स के बारे में, इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, ऑनलाइन गेम्स भी है। और के साथ साथ जो है वो अपने जो वोकेशनल कोर्सेज है उनके बारे में भी वो चीज़ें सोच सकते हैं। तो इसी के लिए जो है ना उनको इस एस्केप के माध्यम से सिखाया जाएगा, स्किल वगैरह भी सिखाई जाएगी। वैसे ड्रग्स एडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो नस्ली दवाओं के आदी होने की स्थिति ही ड्रग्स एडिक्शन कहलाता है। जो दवाएं अवैध होती है और जिससे क्या होता है, देखो क्या होता है, नशे भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दिमाग को सुलाने वाला, एक होता है दिमाग को जगाने वाला। अब
दिमाग को सुलाने वाला जो नशा होता है ना, इसका मतलब क्या है, ये मतलब नशा करके लोग अक्सर ना सो जाया करते हैं। जैसे शराब की बात कर लो, आप लोग अफीम की बात कर लो, इसमें लोगों का दिमाग, इसमें दिमाग ज़्यादा काम करता नहीं है, एक जगह स्टेबल होके बस गिर गए। एक होता है जगाने वाला नशा, कोकीन जैसे है, काफ़ी महंगा है वो, पर उसमें जैसे किसी ने कर लिया तो वो डांस कर रहा है तो डांस करता ही करता रह रहा है, रुकेगा ही नहीं, थमेगा ही नहीं। तो इस टाइप के अब ये लत होती है, जैसे मान लो एक बार किसी ने ले लिया, वो बड़ा एनर्जेटिक सा फील करेगा, अब अगली बार, अब जैसे वो नशा उतरेगा तो उसका वो एनर्जी डाउन होएगी, अब फिर से वो लेगा। तो ये होता है एडिक्शन होता है। दुनिया भर के अंदर ना 190 मिलियन से ज़्यादा नशीली दवाओं के उपयोग करता है, और यह समस्या विशेषकर 30 साल से कम उम्र के जो युवा वयस्क है ना, उनमें खतरनाक है, या तेज़ी से उनमें बढ़ रही है, कह सकते हो आप लोग ये। इसके तहत नवंबर 2016 में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया था, और नार्कोटिक्स कंट्रोल के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना भी दी जाती है, ताकि जिस तरीके से ये नस्ली दवा हैं या ड्रग्स अब्यूजेस हो रहे हैं, इनको रोक लिया जाए समय रहते तो ज़्यादा ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। अब देखो क्या है सर, ज़्यादातर लोग ये नशीली दवा या नशीले इंजेक्शन लगाते हैं, इनका रिजल्ट बड़ा खतरनाक है। जैसे इनसे ही एचआईवी का खतरा है वो बढ़ रहा है, ये लगातार इंजेक्शन लगाते हैं। आपको पता है इंजेक्शन से सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी होता है, लेकिन इंजेक्शन लगाने से भी इस टाइप के जैसे प्योर हाइजीन ना होने की वजह से एचआईवी का खतरा भी बढ़ रहा है। 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोजेक्ट सनराइज भी स्टार्ट किया था एचआईवी के बढ़ते जो प्रसार है इसको रोकने के लिए। और इसके अलावा जो है ना एनडीपीएस 1985 है, इस एक्ट के तहत क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी नशीले पदार्थ या मन प्रभावी पदार्थ उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन या इसका उपयोग करने करता है तो उसको रोक लगाई जाएगी, और उसके लिए जो है ना सज़ा वगैरह के प्रावधान भी है इसमें। हालांकि अब तक जो है ना 3 बार संशोधन 1988, 2001 और 2014 में जो है ना इसको संशोधित किया गया है। यह अधिनियम पूरे भारत में ही है, ये भारत के बाहर भी रह रहे भारतीय नागरिकों और भारत में रजिस्टर्ड जहाज है, विमान में यात्रा कर रहे सभी व्यक्ति, इन सब पे लागू होता है ये। और सरकार ने भी बेसिकली नशा मुक्त भारत, ड्रग मुक्त भारत अभियान ये भी स्टार्ट करने की घोषणा की है, जिससे सामुदायिक छोटे छोटे कार्यक्रम हो, समाज में छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रम जो है ना लोगों को अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। अगर आप भी किसी नशे की लत में हैं, और अगर आपकी एज भी जो है ना इसी एज ग्रुप को है, वैसे तो किसी एज ग्रुप के ही हों आप लोग, लेकिन आप लोग इसी एज ग्रुप के हैं, तो आप अभी कुछ नए आइडियाज़ लीजिएगा, कुछ नया करिएगा, अच्छी चीज़ों की लत पकड़िएगा, बुरी चीज़ों की लत जो है ना ख़राब है। जैसे लत क्या है, अब क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आपको नशा हो तो नशा ही एक एडिक्शन है। एडिक्शन का मतलब ये होता है, मतलब आपका दिमाग जो है ना जिद पकड़ लेता है कई बार, मतलब जैसे रट पकड़ ली किसी चीज़ की कि ऐसा है तो ऐसा ही रहूँगा मैं ऐसा ही रहूँगा, मेरे ये रूल्स है। कई बार कुछ रूल्स नेगेटिव भी बन जाते हैं इंसान के, तो आपकी सोच भी एडिक्शन, गलत एडिक्शन का काम करती है, वो भी ड्रग एडिक्शन का काम करती है। जरूरी नहीं है कि आप शराब पिए तो ही आप मतलब खराब होंगे, ठीक है ना। ज़रूरी ये भी है कि आपकी थिंकिंग क्या कहती है, आप कितने ज़्यादा नॉर्मल बिहेवियर के हैं, ये सब चीज़ें आपकी बड़ी ज़रूरी मायने रखती है, कह सकता हूँ मैं इन चीज़ों को। तो थोड़ा खैर ये व्यवहार वाली चीज़ें, या कोई एडिक्शन है आपको शराब वगैरह की कोई प्रकार की लत है, तो प्लीज़ उससे दूर ही रहें, ठीक है ना। वैसे तो नहीं होगी, खैर कोई बच्चा ऐसे में कहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ है आजकल का कल्चर, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि शादी ब्याह में चलो पार्टी सार्टी में ले ली तो क्या ही तो बड़ी बात है। ये शादी ब्याह में या किसी पार्टी में होश के साथ में खुशियां मनाई जाती है, ना कि बेहोशी में। अब मादक पदार्थ ले लिया तो आपका दिमाग तो सो ही गया ना, समझो बेहोश हो गया आप, अब तो क्या ही तो खुशी रहेगी फिर। तो फिर पी के कुत्तों की तरह पड़ने से अच्छा है कि आप वैसे ही घर में सो जाइएगा लस्सी पी के, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कॉपी पे लिख सकते हैं। इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा प्रोफेसर मोहम्मद रिहान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। अच्छा, ये राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान अपने हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ मैं। और अभी ये जो एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है मोहम्मद रिहान, इनको अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईएसई। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रिहान है। इनको राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक की भूमिका जो है ना संभाली है इन्होंने, और ये 3 साल के लिए काम करेंगे, जिसमें 2 साल तक के विस्तार की संभावना भी है इनकी, मतलब टोटल 5 साल हो सकता है काम कर जाएं।
और पूर्व डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी। इनको 2023 में उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड का कुलपति नियुक्त किया गया था। और इसके अलावा जो है ना ये वैज्ञानिक भी है एमएनआरई में, ठीक है। और ये जो NISC MNRE के तहत एक स्वायत्त संस्थान है जिसका काम जो है ना बेसिकली सोलर एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही है। डायरेक्टर जनरल का पद पे जो है ना डॉक्टर मोहम्मद रियान की नियुक्ति एक पूरा कंप्लीट जो है ना पैनल है उसके तहत जितने भी IAS अधिकारी हैं उनमें से सिलेक्ट किया गया है इनको। डॉक्टर मोहम्मद रियान ने जो है ना वैज्ञानिक के रूप में ऑलरेडी काम कर चुके हैं यहाँ पे। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सेंट्रल स्कीम के अंदर भी निगरानी समिति के सदस्य सचिव भी ये रह चुके हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा जो है ना कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, इसकी स्थापना साल 2013 के अंदर हुई थी गुरुग्राम हरियाणा में। ये क्वेश्चन वैसे HSSC ने कई बार पूछ लिया है, अगर आपने कभी PYQ पढ़ने में फोकस किया हो तो ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है, तो करके ही मैंने आज इसको करंट अफेयर में ही शामिल कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना। वैसे आने वाले टाइम में हम सोलर एनर्जी पे खूब काम करेंगे। आपको याद है प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, उस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री PM सूर्य घर योजना, ठीक है ना। PM सूर्य घर योजना। वैसे तो पहले उसका नाम कुछ अलग था, पहले उसका नाम था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर PM सूर्य घर योजना कर दी। अब PM सूर्य घर योजना के तहत क्या 300 यूनिट बिजली जो है ना वो फ्री दी जाएगी, याद रखना आप लोग, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अब इसका क्या मतलब है सर? इस योजना के अंडर जो है ना 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अच्छा, जिनके घरों पे सोलर पैनल लग जाएंगे ना उनको ये 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। आपको अगर सर सोलर पैनल लग गए तो बिजली का क्या करेंगे भाई? सूरज तो दिन में ही रहता है ना, रात को थोड़ा ना रहता है। तो ये रात के टाइम पे अगर बिजली यूज करेंगे तो उनको 300 यूनिट तो फ्री मिलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने बायोमेडिकल अनुसंधान और शिक्षाविद यानी कि बायोमेडिकल रिसर्च एंड एकेडमिक्स के क्षेत्र में सहकारी और सहयोगात्मक गतिविधि स्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ में, यानी कि ICMR के साथ में यह समझौता किया है, ये ध्यान रखना। ICMR जो है ना ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करती है और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरल, इसके अंडर ना 3 इंस्टीट्यूट आते हैं मेन, याद रखना। और इसमें पहला इंस्टीट्यूट कौन सा आता है? इसका पहला इंस्टीट्यूट आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV, और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है पुणे के अंदर पड़ता है। और इसके अलावा जो है ना इसके अंदर और मतलब इसकी भारत की 3 संस्थाएं हैं। आप ये कह सकते हो कि इसकी भारत की 3 संस्थाएं हैं आपकी, ठीक है ना, जिसमें से एक संस्था आपके हरियाणा फरीदाबाद के अंदर भी है जिसका नाम आपको याद रखना है ट्रांसनेशनल THSI, ठीक है ना। आई जो है ना ये फरीदाबाद के अंदर पड़ती है संस्था, मैं आपको इसका फोटो भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विभाग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहते हैं इसको हम लोग, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना करते हैं इसको हम लोग, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। ये हरियाणा फरीदाबाद में है, जो कि अल्टीमेट ICMR या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इनके अंडर आती है। वैसे इनके अंडर काफ़ी सारे हैं, 36 इंस्टीट्यूट इनके अंदर आते हैं टोटल ओवरऑल देखा जाए तो। और WHO ने जो है ना कोविनेट में जगह दी है अभी रिसेंटली इनको। और इसमें भारत की 3 संस्थाएं हैं जिनमें से एक तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, एक और संस्था है नागपुर की है, नागपुर की संस्था है CSIR नाम की संस्था है नागपुर की, और एक ये हरियाणा का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी कहीं आपके पेपर में आ सकता है। यह संस्था कहाँ पे है? ये छोटे छोटे सवाल है जो बहुत ज़रूरी है। अब आपके लिए सवाल जरूरी है कि ये सवाल है क्या सर, इसका समझाया नहीं आपने। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का क्या मतलब है? देखो ओवरऑल ये समझौता जो हुआ है ना इसका मतलब है कि जितने भी सेना के जवान हैं इनको हेल्दी रखने में मदद करेगा ये वाला समझौता। पूरे भारत में सबसे बेस्ट आर्मी हॉस्पिटल कौन सा है? तो पूरे भारत का सबसे बेस्ट आर्मी हॉस्पिटल है पुणे का, कमांड हॉस्पिटल पुणे का है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। कमांड हॉस्पिटल है पुणे का, ये पूरे भारत का सबसे बेस्ट आर्मी हॉस्पिटल है, साउदर्न कमांड के अधीन ये काम करता है आपका। तो ये आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज और के साथ में ICMR, इन दोनों का MOU हुआ है, किसके लिए? बायोमेडिकल रिसर्च के लिए। और ये रिसर्च क्या करके क्या करेंगे? सेना के जवानों को हेल्दी रखने में कोशिश करेंगे। और ICMR जो है ना इसके अंडर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे आता है,
इसको और के साथ साथ भारत मतलब टोटल दुनिया भर के 36 इंस्टीट्यूट है, इनको भी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना कोविनेट में जगह दी है। और भारत के अंदर में से हरियाणा में भी इसका एक अंदर इंस्टीट्यूट आता है, तभी करके मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। और इसका हरियाणा का जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम ही आप देख रहे हो, ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विभाग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है ना, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लोगे। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ, इन विच इंडियन स्टेट इन इज द फ्लैमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। फ्लैमिंगो फेस्टिवल जो ना भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, बताना विस्तार से इसके बारे में। कल फिर मिलता हूँ आपको मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहना। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।